नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आए हो सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम से। तैयारी सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी और यूपी प्लस री एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग रुकिए मत बेटा, लगातार तैयारी कीजिए। किसी मीडियम से ऑफलाइन पढ़ रहे हो कहीं भी या ऑनलाइन ले रहे हो क्लास, तो रेगुलर करते रहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं आज से बेटा आपके लिए एक सेशन हिंदी का हम रेगुलर अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, और आप उस सेशन को जरूर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप पहले पढ़े हुए हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है बेटा। अगर आप इस तरह से ये कंटेंट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में हम आज से आपके लिए वर्णमाला का सेशन शुरू करेंगे। रेगुलर ये सेशन आपके लिए पूरी हिंदी कंप्लीट करवाऊंगा जब तक री एग्जाम है तब तक। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना ज्यादा बात किए हुए शुरू करते हैं बेटा वर्णमाला। और चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं हम लोग वर्णमाला। हम वर्णमाला की आज बात करने वाले हैं बेटा। हम लोग हिंदी वर्णमाला आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्णमाला शुरू करने से पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए बेटा कि वर्णमाला से मतलब आप सब लोग एक रेगुलर डेफिनेशन पढ़े हैं कि वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का समुदाय है ना, व्यवस्थित समुदाय, वो वर्णमाला है। पहले तो आप ये समझते हैं कि वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो वर्णमाला किसकी, क्या वर्णमाला से मतलब एकदम अचानक से वर्णमाला कैसे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेटा भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा की। भाषा क्या है, पहले आपको भाषा आना चाहिए बेटा। लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। तो भाषा क्या है बेटा, आप अपने विचारों को, अपने भावों को जिस माध्यम से, जिस साधन से व्यक्त करते हैं ना, उसे हम भाषा कहते हैं। आपके मन में कोई विचार आया है ना, कोई भाव है आपका, और आप उसे कैसे किसी को बताएंगे, कैसे किसी को प्रदर्शित करेंगे कि आप हम ये कहना चाहते हैं, आप समझ जाओ, तो कैसे किसी को प्रदर्शित करोगे बेटा। तो अपने भावों को या विचारों को अभिव्यक्त करने का जो साधन है उसे हम कहते हैं बेटा भाषा। ठीक है, भाव अथवा विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन भाषा क्या है बेटा, अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो साधन है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब भाषा अगर आप समझ गए, आप अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने का भी अलग अलग तरीका होता है। आप कैसे व्यक्त करो, मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से। तो अपने भावों को लिखित रूप अगर आप प्रदान करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं किसी भी भाषा में, अगर आप अपने भावों को लिखना चाहते हैं तो उस लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। लिखने का जो ढंग है उसे हम कहते हैं बेटा लिपि। ठीक है, भावों को लिखित रूप प्रदान करने का ढंग। आपके विचार हैं, आपके भाव हैं, उन्हें आप लिखना चाहते हैं, और उन्हें जिस ढंग से आप लिख रहे हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उसे लिपि कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को। भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए, हम लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिस ढंग से उन्हें लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं बेटा, भाषा को लिखने का ढंग, किसी भी भाषा को जो लिखने का ढंग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने का ढंग जो है उसे लिपि कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी की लिपि बेटा, हिंदी की
जो लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। आप किसी भी हिंदी में कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा आप लिख रहे हैं, ये मान लो लिख दिया राम आम खाता, ठीक है ना, ये आपने हिंदी में लिख दिया। अब इसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में ट्रांसलेट मत कीजिए, अंग्रेजी में केवल अंग्रेजी के अल्फाबेट यूज कीजिए। तो आप कैसे लिखोगे बेटा? ये लिख रहे होंगे राम, ऐसे लिख देते हैं हम। अब तो आजकल तो व्हाट्सएप पे तो हम इसी तरह से टाइप करते हैं भाई, राम आम खाता है, लिख दिया लो इंग्लिश में, ठीक है ना, ये लिख दिया लो, ठीक है ना। इसी बात को अगर उर्दू में लिख रहे हैं बेटा, तो उर्दू में इस तरह से बनाते हैं, उर्दू के शायद आप थोड़ा बहुत जानते हो। इधर से लिखना शुरू करते हैं, राम आम खाता, ठीक है ना, इस तरह से। तो इधर हम दाएं से बाएं लिख रहे हैं, खरोष्टी लिपि है ये। तो ये जो लिखने का ढंग है, राम आप हिंदी में इस तरह से लिख रहे हैं, अंग्रेजी में इस तरह से लिख रहे हैं, उर्दू में इस तरह से लिख रहे हैं, इस लिखने के ढंग को हम कहते हैं क्या बेटा? लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। अब आप एक बात फिर से ध्यान से देखिए बेटा, जब हम लिख रहे थे तो हमने हिंदी में इस तरह से लिखा, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा, उर्दू में इस तरह से लिखा। इस भाषा को जो हम लिपिबद्ध कर रहे हैं, तो इस लिपिबद्ध करते समय हमने हिंदी में इन अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया। हिंदी में ये चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं और अंग्रेजी में हमने ये चिन्ह प्रयोग किए हैं, उर्दू में हमने ये सारे चिन्ह प्रयोग किए हैं। तो किसी भाषा को लिपिबद्ध करते समय जो लिखने का ढंग है, जब हम उसे लिख रहे हैं ना, तो वहां पर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं बेटा? वर्ड। आ रही होगी मेरी बात समझ में आपको? बात कर रहे हैं बेटा हम वर्ड की, ठीक है ना, वर्ड। तो वर्ड क्या है? जब हमने किसी भाषा को लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध करते समय जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम वर्ड कहते हैं। भाषा को लिपिबद्ध करते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें वर्ड कहते हैं बेटा। उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये डेफिनेशन है। सरल भाषा में सीधे भी कह सकते हैं, लिपि चिन्हों को वर्ड कहा जाता है। जो लिपि चिन्ह है उन्हें हम वर्ड कहते हैं, ये भी कह सकते हैं बेटा। ये लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखने के आधार पर अगर हम किसी भाषा को लिपिबद्ध कर रहे हैं ना, तो वहां बेटा जब हम लिखते हैं उस समय जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम वर्ड कहते हैं, और लिखने के आधार पर वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक बेटा। जैसे देखो, आप इस बात को समझो बेटा, ये वर्ड क्या है। जैसे आपने ये का लिखा बेटा, ठीक है ना। अब यहां का अगर हम वर्ड विन्यास करें, आगे आप पढ़ेंगे बेटा, तो का को हम ऐसे लिखेंगे। किसी व्यंजन को बोलते समय हम अगर मात्रा नहीं है, उस पर नीचे हलंत नहीं है, तो उसमें आ साथ होता है। तो यहां हम अलग करेंगे बेटा, तो का और आ, बस इन्हें हम क्या कह रहे होते हैं? ये है वर्ड। क्या है बेटा? वर्ड है। तो लिखने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड, ठीक है बेटा। आगे की बात समझ में। इसके बाद बात करते हैं अक्षर की। अक्षर बेटा, ठीक है। अक्षर क्या होता है? अब ये भी आप पढ़ेंगे, आ मतलब नहीं, क्षर क्षरण, जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश ना हो, उसे कहते हैं अक्षर, ठीक बेटा। तो फिर अक्षर वर्ड से पहले आना चाहिए, जबकि हम पढ़े होंगे अगर आप कभी, तो पढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, देन उसके बाद फिर अक्षर है,
तो ये क्रम रहता है इनका। लेकिन यहां अगर आप देख रहे हो तो अक्षर को आप ऐसे करें, लेकिन हम आपको बताएं अक्षर एक्चुअली होता क्या है बेटा। अक्षर वर्ण का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है। वर्ण का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है। अगर हम किसी वर्ड को लिख रहे हैं बेटा, अब यहां तो हमें दिख रहा है कि आधा है, ठीक है, तो ये अक्षर है। लेकिन अगर इसी का को हम मौखिक बोलते हैं बेटा, तो हम उसे का बोल रहे होते हैं। तो ये जो का रूप है, जब हम इस का को पढ़ रहे हैं ना क्या, तो इस समय ये जो मौखिक रूप है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, वर्ड सॉरी अक्षर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो भाषा की लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, वर्ड। अगर ऑप्शन में वर्ड नहीं है तो उसके स्थान पर फिर हम प्रयोग करते हैं बेटा क्या, अक्षर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, जब हम किसी वर्ड को बोल रहे हैं, किसी वर्ड को, तो उसकी एक अपनी आवाज है, अपनी साउंड आती है बाहर। जैसे हम का बोले तो एक अलग आवाज है, हमने खा बोला तो एक अलग आवाज आई। तो ये जो साउंड आती है, एक आवाज आती है, इसे हम ध्वनि कहते हैं, साउंड ध्वनि की, ठीक है। ध्वनि क्या है, हम ध्वनि की बात करते हैं बेटा। ध्वनि क्या है, तो किसी भी वर्ड को उच्चारित करते समय, बोलते समय एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, इसे ध्वनि कहते हैं। किसी भी वर्ड के उच्चारण में विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि कहते हैं, उसी को हम ध्वनि कह रहे हैं बेटा। हर एक वर्ड की अपनी एक आवाज होती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ड जब हम बोल रहे होते हैं ना, उसकी अपनी एक आवाज होती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। और ये ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। या फिर कभी कभी ऐसे बोलेगा बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या फिर कभी आपसे ऐसे बोलेगा, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो भी है क्या बेटा, ध्वनि है, ठीक है, वो भी ध्वनि है। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या है, ध्वनि है। अगर आपसे बेटा इसकी जगह पे बोले कि लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तब आप बोलेंगे बेटा वर्ड। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि, उससे अगर ऑप्शन नहीं है ध्वनि तो फिर वर्ड की बात करेंगे। वर्ड ना हो बेटा तो अक्षर। अगर आपसे ये पूछे बेटा सबसे छोटी छोटी सार्थक इकाई की बात करें, सार्थक इकाई, सार्थक इकाई से मतलब जिसका अपना कोई अर्थ हो बेटा। तो यहां हम अल्फाबेट कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी वर्ड लिख रहे हो बेटा, इसका तो कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे हम लिख दें, दो अलग अलग वर्डों को लिख दें बेटा, कान लिख दिया, तो आप समझ गए कि स्पेशल इसका एक अर्थ है। तो अर्थ, अगर अर्थ के आधार बोले बेटा सबसे छोटी सार्थक इकाई, या अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तब आप बताओगे बेटा क्या, शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है शब्द, या सार्थक इकाई बोले तो शब्द, ठीक बेटा। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछे कि व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से सबसे
छोटी इकाई तो है बेटा बाक। व्याकरण के आधार पर सबसे छोटी इकाई है बाक। जब हम एक शब्द है ना बेटा, अब शब्द इसका तो केवल अर्थ समझ गया शब्द है, लेकिन इसमें ग्रामर कहाँ है कि भाई व्याकरण कहाँ है कि एक वचन है, पूरा वाक्य बहुवचन है, लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्रिया वर्तमान काल की, भूतकाल की, भविष्य काल, ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? किसी भी वाक्य में मिलती हैं। तो व्याकरण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, ठीक है। ध्वनि, उच्चारण के आधार पर बेटा सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण, और अगर वर्ण नहीं है तो फिर आंसर करेंगे आप अक्षर, ठीक है। तो ये बात हमने बेटा वर्ण की कर ली, लिपि और भाषा की बात कर ली, ठीक है। अब हम वर्णमाला को बात वर्णमाला की कर रहे हैं, की बात करें बेटा तो वर्णमाला क्या है? तो जो आप अभी समझ गए कि जो लिपि चिन्ह है वो है वर्ण, और इन लिपि चिन्हों का माने इन वर्णों का जो व्यवस्थित समुदाय है, व्यवस्थित समूह है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का व्यवस्थित समुदाय, वर्णों का जो व्यवस्थित समुदाय है, व्यवस्थित समुदाय है, उसे हम कहते हैं क्या बेटा? वर्णमाला। क्या कहते हैं उसे? वर्णमाला। ये ध्यान रखना, बिल्कुल इजी है, आप आराम से समझ जाएंगे। वर्णों का जो व्यवस्थित समुदाय है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी की बात करें अगर बेटा, तो हिंदी की वर्णमाला में आपको पता है, ये तो वर्ण का व्यवस्थित समूह बेटा वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं बेटा 52, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो हम हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला में हमने आपको सारी चीजें समझा दी बेटा, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है, सार्थक इकाई वर्ण के आधार, अर्थ के आधार पे, व्याकरण के आधार पे क्या है, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं और आगे बात करते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा इन वर्ण में हम पढ़ेंगे क्या क्या। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे हम वर्णमाला कह रहे हैं। तो अब वर्ण में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसे समझते हैं बेटा। अगर हम वर्ड स्टार्ट करेंगे तो वर्ड को हम कैसे पढ़ रहे होंगे बेटा? सबसे पहले तो हम पढ़ रहे होंगे बेटा वर्ण भेद। वर्ण, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वर्ण भेद की, ठीक है। वर्ण भेद के बाद हम बात करेंगे बेटा वर्णों का उच्चारण। पहले वर्ण भेद की बात करेंगे, फिर वर्णों के उच्चारण की बात करेंगे, और फिर हम वर्गीकृत करेंगे बेटा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी हम वर्ण के भेद करेंगे, हम इन पे बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। हम कैसे पढ़ रहे होंगे? तो वर्णों को हम पहले वर्ण भेद पढ़ेंगे बेटा, फिर वर्णों का उच्चारण स्थान, फिर प्रयत्न के आधार पर। अगर हम वर्ण भेद की बात करेंगे बेटा, तो वर्ण भेद में आप समझते हैं कि हम वर्ण भेद में बेटा मूल रूप से तो दो ही भेद पढ़े होंगे आप। एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। दो भेद। तीसरा हम पढ़ते हैं, तीसरा हम समझते हैं बेटा कि तीसरा जो भेद होता है वो अयोगवाह होता है, ठीक है। लेकिन मूलतः भेद तो बेटा दो ही होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा उच्चारण स्थान की। तो उच्चारण स्थान बेटा हम 8 स्थानों की बात कर रहे होंगे। देखो, पहला कंठ, दूसरा तालब, तीसरा मूर्धन, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठवा कंठ तालब,
सातवां कंठोष्ठ और आठवां दंतोष्ठ। ठीक है बेटा। तो मूलतः हम वर्णों का जब भेद की बात करेंगे, हम वर्णों को अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बेटा पहले वर्ण भेद जानेंगे हम, वर्ण भेद के बाद हम वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे बेटा, और उसके बाद हम प्रत्यय के आधार पर बांटेगा। प्रत्यय के आधार पर बात करें बेटा, प्रत्यय मतलब होता है कोशिश। आप किसी वर्ड को बोल रहे होते हैं तो कैसे बोल रहे होते हैं, किस तरह से हम उन्हें बोलेंगे, इस पे बात करेंगे। ठीक है। तो प्रत्यय के आधार पर भी बेटा दो भेद होते हैं, प्रत्यय के आधार पर दो भेद होते हैं बेटा। ठीक है। एक कहलाते हैं बेटा अव्यंतर प्रत्यय, अव्यंतर प्रयत्न, और दूसरा बेटा कहलाता है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक है ना। एक अव्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं। अव्यंतर प्रयत्न की बात करें बेटा, यहां हम चार भेद पढ़ रहे होंगे। इसके चार में कौन कौन से पढ़ेंगे बेटा? पहला विव्रत, दूसरा स्पष्ट, तीसरा ईषद विव्रत, और चौथा ईषद स्पष्ट, स्पष्ट। ठीक है ना। ये बेटा हम इसे पढ़ रहे हैं अभ्यंतर प्रत्यय में, हम इसे चार पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, विव्रत, स्पष्ट, ईषद विव्रत, ईषद स्पष्ट। ठीक है ना। और जब हम बाह्य प्रत्यय की बात करेंगे बेटा, तो इसे बाह्य प्रत्यय में भी हम दो प्रकार से इसे बांटेंगे, दो भेद करेंगे इसमें। और दो भेद बेटा, पहला इसके भेदों की बात करें तो एक भेद पढ़ेंगे हम बेटा प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, और दूसरा हम पढ़ रहे होंगे बेटा घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। ठीक है। मतलब प्राणत्व से मतलब है कितनी प्राण वायु बाहर आती है इस आधार पर, और दूसरा घोष मतलब होता है गूंज, कंपन, वाइब्रेशन होता है बेटा। तो जब किसी वर्ड को हम बोल रहे होते हैं तो कितनी आवाज हवा बाहर आती है वो प्राणत्व के आधार पर, कितना मुंह में वाइब्रेट होता है, झंझनाहट होती है, गूंज होती है, वो घोषत्व के आधार पर। तो दो यहाँ अल्पप्राण महाप्राण और सघोष और अघोष यहाँ बात करेंगे बेटा। ठीक है। तो इस तरह से हम पूरी वर्णमाला कंप्लीट कर रहे होंगे बेटा हिंदी की। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक बेटा। तो शुरू करते हैं हम लोग वर्ण भेद पे बात करते हैं। ठीक है। वर्ण भेद की, वर्ण भेद की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग वर्ड समझ गए हैं, अक्षर की बात कर ली, ध्वनि की बात कर ली, और हम वर्णमाला की बात कर चुके हैं। उसके बाद वर्ड को कैसे पढ़ रहे होंगे, तो पहले हम वर्ण भेद पढ़ेंगे, फिर वर्ड को चार स्थान पढ़ेंगे, फिर प्रत्यय के आधार पर पढ़ेंगे। तो हम पहला पार्ट जो बेटा वो शुरू कर रहे हैं वर्ण भेद। ठीक है। अगर वर्ण के भेद की बात करें, वर्ण भेद की बात करें तो सबसे पहले बेटा मूलतः वर्ण भेद होते हैं बेटा दो। वर्णों के मूल रूप से दो ही भेद होते हैं। ठीक है ना। एक होता है बेटा स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है बेटा। वर्णों के मूलतः दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन एक बात हम समझते हैं कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं बेटा 39। तो ये 11 और 39 अगर आप देख रहे होंगे तो ये 50 हो गए। ठीक है। फिर दो वर्ड आपके लिए छूट जाते हैं, और दो कौन से अयोगवा हैं। तो फिर अयोगवा को आप क्यों नहीं काउंट कर रहे अगर वर्ड के भेद दो मान रहे हैं? तो इसलिए कभी कभी वर्ड के भेद अगर ऑप्शन में दो नहीं है तो हम वर्ड भेद को मान लेते हैं बेटा 3 भी मान लेते हैं। फिर हम वर्ण भेद को 3 भी काउंट करते हैं। तो मूलतः तो दो ही भेद होते हैं, वर्ण भेद दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन कभी कभी अगर ऑप्शन में दो नहीं है तो वहां आपको समझ जाना है कि वहां वर्ण के भेद हो गए 3, जहां एक होता है बेटा स्वर वर्ण,
दूसरा हो गया बेटा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, और तीसरा अयोगवा। तीसरा हो गया बेटा अयोगवा वर्ण। तो यहां फिर वर्ण के 3 भेद हो जाते हैं, ठीक है। तो मूलतः 2 भेद होते हैं, अगर ऑप्शन में कहीं 2 नहीं है तो आप समझ जाओगे। फिर आप बात कर रहे होंगे वर्णों के 3 भेद होते हैं, और कौन से 3 भेद होते हैं, तो उसमें हम अयोगवा को और बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, मूलतः याद रखिए 2 ही भेद होते हैं, ठीक है। अब इनमें से भी बेटा हम स्टार्ट करते हैं पहले स्वर वर्ण की। ये स्वर वर्ण क्या होते हैं इन्हें समझते हैं पहले। स्वर वर्ण की बात करते हैं। क्या होते हैं स्वर वर्ण? वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, माने जो स्वतंत्र होते हैं। जो जैसे हम व्यंजन की बात करें अगर बेटा, तो व्यंजन आप का है ना, ये हलंत है। इसमें जब का के साथ में आ लगाओगे तभी आप इसे का पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इस वर्ड को आप आ को कुछ नहीं करना, आ को तो आप आ ही बोल रहे हैं। तो व्यंजन स्वर वर्ण वे होते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, या ये कहें बेटा कि बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। क्या होता है बेटा? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ये भी कह सकते हैं जो वर्ण स्वतंत्रता पूर्वक प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं बेटा, ठीक है। जो स्वतंत्र होते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं बेटा स्वर वर्ण, ठीक है। अगर हम कुल की बात करें, हिंदी की बात कर रहे हैं बेटा, हिंदी में स्वर वर्ण की बात करें तो हिंदी में स्वर वर्ण होते हैं बेटा 11। हिंदी में स्वर वर्ण होते हैं 11। कौन कौन से देखिए, हिंदी में ये 11 स्वर वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे इस टर्म के स्थान पर बेटा पूछ रहा हो कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर की संख्या होती है 13। कुल स्वर होते हैं बेटा कितने? 13। कुल स्वर से मतलब ये भी हो सकता है आपसे ये कह रहा हो बेटा संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, वहां भी होते हैं 13। अगर आपसे ये कह रहा हो बेटा मान लीजिए कि देवनागरी लिपि में स्वर, तो यहां भी आपको याद रखना है इनकी संख्या 13 ही होती है। कौन कौन से? 11 तो बेटा ये है जो हिंदी में है 11, जिन्हें हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं बेटा, ये 11 है। अब 13 बेटा कौन से हो गए, तो 11 ये और साथ में ये और बेटा एक्स्ट्रा ये 2 और जिन्हें हम संस्कृत में प्रयुक्त करते हैं। री में ये वाला री, ठीक है ना, और लिर इसका यूज करते हैं संस्कृत में, प्रयोग करते हैं संस्कृत में, तो 2 ये बढ़ जाते हैं बेटा। तो इस प्रकार से कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 13। कुल स्वर या संस्कृत में स्वर या देवनागरी लिपि में स्वर कितने होते हैं, तो 13, और हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखिए बेटा कि प्राकृत भाषा में
प्राकृत भाषा में स्वर कितने होते हैं? तो प्राकृतिक भाषा में अगर स्वर की बात करें प्राकृत भाषा में तो वहां होते हैं 10, ठीक है ना, 10 होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या होती है 10। अब वहां 10 कौन से होते हैं बेटा? तो वहां 10 होते हैं, ये देखिए, री यहां छोड़ दीजिए, यहां ये होते हैं 10, इनकी संख्या हो गई 10। इनको ध्यान रखना, प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में हम री का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो इधर से ध्यान रखना। दूसरा, कभी कभी ये भी पूछता है बेटा कि हिंदी में शुद्ध स्वर कितने होते हैं? तो जब हिंदी में आपसे शुद्ध स्वर पूछे तब भी आप आंसर बताओगे बेटा 10। और वहां शुद्ध स्वर से मतलब यहां भी आप, जैसे ये 10 है बेटा, तो यहां आपने री का प्रयोग नहीं किया, यही री छोड़ देते हैं, री को छोड़कर, ये ध्यान रखना है, री को नहीं काउंट करते। अब री को क्यों नहीं काउंट करते? आप री बोल रहे हैं, आप री कैसे बोलते हैं? हम लोग री बोल रहे हैं, अगर री आप उच्चारण करते हैं बेटा तो रा के साथ में ई, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि री बोल रहे हैं तो रा के साथ में ई बोला जा रहा है? तो अगर रा के साथ में ई का प्रयोग हो रहा है तो फिर ये स्वर कहाँ है? स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, ई अकेला स्वर है, लेकिन री बोल रहे हैं तो रा के साथ में ई है, इसलिए उसे शुद्ध स्वर में नहीं रखते, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा, अगर आपसे पूछे कि हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? तो तब भी आपका आंसर होना चाहिए बेटा 10। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं, जहां हम मात्राओं बेटा इसका प्रयोग करते हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं, बस छोटे आ की मात्रा नहीं लगाते। तो आप इसकी मात्रा नहीं होती है, ये छोड़ देते हैं, तो मात्राएं होती हैं हिंदी में 10, ठीक है। शुद्ध स्वर होते हैं बेटा 10, जहां री का प्रयोग नहीं करते। प्राकृतिक भाषा में स्वर होते हैं बेटा 10, वहां भी री का प्रयोग नहीं करते। कुल स्वर कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। संस्कृत भाषा में 13 होते हैं। देवनागरी लिपि में अगर बात करें तो वहां 13 होते हैं, और 13 में हम काउंट करते हैं इस री को और लिप को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे होगी, आई होप मेरी बात समझ में आपको कि स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? तो आप कहोगे सर स्वरों की संख्या हिंदी में होती है 11, ठीक है ना। और अगर बात करें बेटा कुल स्वर कितने होते हैं? तो कुल स्वर होते हैं बेटा 13, ठीक है। संस्कृत में कितने होते हैं? 13। देवनागरी लिपि में होते हैं 13, जहां री और लिर को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या पूछे तो 10, मात्राएं पूछे तो 10, और प्राकृतिक भाषा में अगर स्वर की बात कर रहा है तो फिर आंसर रहेगा आपका 10, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। की बात करें बेटा, सबसे पहले हम मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हम स्वर भेद की बात करते हैं, ठीक है। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद होते हैं बेटा 3। स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3, ठीक है। पहला फर्स्ट भेद बेटा होता है एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना, या जिन्हें हम लघु स्वर भी कह रहे हैं, लघु स्वर कहते हैं बेटा। इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4, ठीक है। तो पहला भेद हो गया बेटा उच्चारण काल के आधार पर, माने किसी को बोलने में कितना समय लगता है, ठीक है ना, या मात्रा के आधार पर। तो वो होते हैं बेटा 3 भेद, एक मात्रिक, दो मात्रिक और 3 मात्रिक। तो एक मात्रिक की हम बात कर रहे हैं, इनकी संख्या 4 होती है। एक मात्रिक बेटा ये आ, ई, उ और ये री, ठीक है। ये एक मात्रिक हो गए 4। सेकंड बेटा दूसरा होता है द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर, ठीक है। गुरु, स्वरवर्ण, ये होता है, ठीक है। और इनकी संख्या होती है
इनकी संख्या होती है बेटा 7। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से? बड़ा आ होता है बेटा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद यहां आ जाएगा बेटा सॉरी ए, आई, ओ और औ। ये हो गए बेटा त्रिमात्रिक, सॉरी द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर, ठीक है, या गुरुवर्ण, गुरु स्वर वर्ण है। इसके बाद तीसरा होता है बेटा, देखो अब हम लोग अगर बात करें बेटा तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। वो 4 हो गए एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, और द्विमात्रिक या दीर्घ या गुरु स्वर जो है वो 7 हो गए। तो 7 और 4 पूरे हो गए 11। फिर एक तीसरा भेद कहां से आ गया? तो तीसरा भेद बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जितना समय लगता है उससे डबल समय इसमें लगता है, और कभी कभी इनसे 3 गुना समय लग जाता है, ज्यादा समय लग जाता है। जैसे हम किसी को हम ओम बोल रहे होते तो ओम बोलते समय हम जब हम उच्चारण करते तो ओम माने जो समय है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। मूल स्वर से एक मात्रिक स्वर से 3 गुना समय लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। उनकी कोई संख्या तो नहीं है, लेकिन अगर दीर्घ स्वर बना है, गुरु स्वर है, उसमें पीछे 3 जोड़ दिया जाता है तो वो टाइम जो है मूल स्वर से 3 गुना लगने लगता है, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं बेटा प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक। अगर हम त्रिमात्रिक स्वर की बात करें या इन्हीं को हम प्लुत स्वर कह रहे हैं बेटा, ठीक है ना, प्लुत स्वर कहते हैं। तो इनकी कोई संख्या नहीं है, बस क्या है इन स्वरों के उच्चारण में मूल या एक मात्रिक स्वर से तीन गुना समय लगता है, ठीक है ना। इनका ये भी लिख देते हो बेटा, इनका प्रयोग धार्मिक कार्यों में होता है, या धार्मिक कार्यों कह रहे हैं बेटा, या मंत्रोच्चारण में होता है, मंत्रोच्चारण किया जाता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इनमें हम क्या लिख देते हैं बेटा, दीर्घ स्वर के पश्चात तीन जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर के पश्चात क्या कर देते हैं बेटा, 3 जोड़ देते हैं। जैसे आपने राम लिखा और राम में रा के बाद यहां ये जोड़ दिया। जैसे आपने ओम लिखा बेटा तो ओ के बाद यहां जोड़ दिया। बस इन्हीं को कहते हैं त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3, एक मात्रिक, दो मात्रिक और 3 मात्रिक, ठीक है बेटा। एक मात्रिक की संख्या होती है 4, दो मात्रिक या दीर्घ स्वर गुरु स्वर वर्ण की संख्या होती है 7, और त्रिमात्रिक में संख्या नहीं होती। बस जो दीर्घ स्वर है उसके बाद 3 जोड़ दिया जाता है, तो उसका जो समय है वो मूल स्वर से या एक मात्रिक स्वर से 3 गुना लग जाता है। बस उन्हें कह रहे होते हैं हम प्लुत स्वर। क्या कहते हैं बेटा, प्लुत स्वर। तो ये तो हो गया मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर वर्ण भेद, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा स्वरवर्ण की, और उसमें हम भेद की बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर या रचना या बनावट के आधार पर स्वरों की बात कर रहे हैं, या उत्पत्ति उद्गम के आधार पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, रचना, बनावट, उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद, स्वर वर्ण के भेद,
ठीक है बेटा। अब इस आधार पे बात करते हैं। तो अगर रचना या बनावट की बात करें बेटा, तो यहां वर्ड के हम भेद रखते हैं दो। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर वर्ड के स्वर वर्ड के हम भेद रखते हैं दो। ठीक है, पहला मूल स्वर। फर्स्ट भेद की बात करें बेटा, तो हम कहते हैं मूल स्वर, या जिन्हें हम कहते हैं बेटा जड़ स्वर, और कह सकते हैं बेटा नैसर्गिक स्वर, नैसर्गिक स्वर वर्ण। ठीक है, ये पहला भेद हो गया बेटा मूल स्वर, जड़ स्वर या नैसर्गिक स्वर। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4। ये 4 से मतलब वही जो बेटा एकमात्रिक होते हैं उन्हीं को हम यहां रखते हैं नैसर्गिक स्वर वर्ण में या जड़ स्वर वर्ण में। ठीक है, कौन कौन से, तो आपको पता है आ, ई, उ और री की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मूल स्वर है, जड़ स्वर है, नैसर्गिक स्वर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा दूसरा अगर हम बात करें बेटा, तो इन्हें कहते हैं कृत्रिम स्वर, या इन्हीं को कह सकते हैं बेटा संधि स्वर, इन्हीं को हम कह देते हैं संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण। ठीक है, इनकी संख्या हो जाती है 7 बेटा। ठीक है, अब ये 7 आप समझते हैं बेटा, जो दो मात्रिक होते हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, अब अगर इन्हें आप देख रहे हैं ना बेटा, तो ये देखो आप, ये कृत्रिम कह रहे हैं या संधि स्वर कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि मिलकर बने होते हैं। जैसे आ के साथ में आ मिला दो तो बड़ा आ, ई के साथ में ई मिल जाए तो बड़ी ई, उ के साथ में उ मिल जाए तो बड़ा उ, आ के साथ में ई मिला दिया जाए तो ए बनेगा, और अगर बेटा आ के साथ में ए मिला दिया जाए तो आई बनता है। वैसे ही आ के साथ में अगर उ मिला दिया जाए तो ओ बनेगा, और अगर आ के साथ में ओ मिल जाए तो औ बन जाता है। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये कृत्रिम स्वर है, संधि स्वर कहलाते हैं बेटा, या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब इनमें भी आप देख रहे हैं बेटा, इन 7 वर्णों में जो 7 स्वर है ना, इन 7 में ये पहले वाले जो 3 हैं, पहले वाले 3 ये देखो दोनों सेम मिलकर बने हैं, आ और आ, ई और ई, उ और ई। इन्हें बेटा कहते हैं सजातीय स्वर वर्ण, या फिर इन्हीं को कह देते हैं बेटा मूल दीर्घ स्वर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मूल दीर्घ स्वर। इनकी संख्या हो गई कितनी, 3। मूल दीर्घ, यही मूल दीर्घ कहलाते हैं बेटा। और जो बचे हैं ये वाले, इन्हें कहते हैं विषम जाति या विजातीय, विजातीय स्वर वर्ण। इन्हीं को हम संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4, ध्यान रखना। तो मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना मूल दीर्घ स्वर ये होते हैं, और संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं 4। वो 4 ए, आई, ओ और औ होते हैं। ठीक बेटा, तो रचना या बनावट के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर वर्णों के स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक मूल या जड़ स्वर या नैसर्गिक स्वर, उनकी संख्या 4, और उसके बाद कृत्रिम या संधि स्वर जो है, संयुक्त स्वर जो है वो होते हैं 7। और ये 7 ये है बेटा, इन 7 में भी जो ये संयुक्त स्वर है या संधि स्वर है, इन्हें भी हमने 2 पार्ट बांट दिए, एक सजातीय स्वर या जिन्हें मूल दीर्घ कहते हैं वो है 3, ये मूल दीर्घ स्वर हैं, और विषम जातीय संयुक्त दीर्घ स्वर जो है वो है 4, ए, आई और ओ, औ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अब जो संधि
संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, इन्हें भी बांट देते हैं बेटा। इधर देखें, ये जो संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, संयुक्त दीर्घ, यहां बता देते हैं आपको संयुक्त दीर्घ स्वर बेटा, जिनकी संख्या होती है 4, इन्हें भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं बेटा। पहला गुण संधि स्वर, गुण संधि स्वर, ठीक है। और गुण संधि स्वर की बात करें अगर, तो इनकी संख्या बेटा 2 गुण संधि स्वर। कौन कौन से? ए और ओ, ये गुण संधि स्वर, ठीक है। और सेकंड दूसरा हम बात करते हैं बेटा वृद्धि, वृद्धि संधि स्वर। इनकी संख्या भी होती है 2, और इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें 2 आते हैं बेटा, एक तो ये आई और औ। ये हो गया बेटा रचना या बनावट के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद होते हैं 2। मूल स्वर, जड़ स्वर है, नैसर्गिक स्वर, उन्हें उनकी संख्या 4, जिन्हें हम एकमात्रिक कहते हैं, वही होते हैं ये। उसके बाद कृत्रिम स्वर या संधि स्वर, संयुक्त स्वर, उनकी संख्या होती है बेटा 7, और इन 7 में ये आते हैं। इन 7 को भी हम दो पार्ट बांट देते हैं बेटा, एक सजातीय जिन्हें मूल दीर्घ कहते हैं, और एक विषम जातीय विजातीय जिन्हें हम संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद हमने संयुक्त दीर्घ स्वर को भी बांट दिया बेटा। संयुक्त दीर्घ स्वर को हम दो पार्ट बांट देते हैं बेटा, इनकी संख्या होती है 4, संयुक्त दीर्घ स्वर वो है 4 बेटा, और इनके भेद होते हैं बेटा 2। इनके 2 भेद कर दिए हमने, एक गुण संधि स्वर कहलाते हैं बेटा, दूसरा वृद्धि स्वर संधि कहलाते हैं, वृद्धि संधि स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गए। तो ये वर्ण, स्वर वर्ण के भेद की हम बात कर रहे हैं, तो ये 2 प्रकार से हमने वर्ण भेद कर दिया, एक रचना बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा हमने पहला किया था मात्रा के आधार पर और चरण काल के आधार पर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जीवा के या जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। आगे देखिए, जीवा के प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, ठीक है बेटा। जीव के प्रयोग के आधार पर बात करते हैं बेटा। तो जीवा के प्रयोग के आधार पर वर्णों के 3 भेद होते हैं बेटा, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 भेद होते हैं देखें। पहला आग्र स्वर, ठीक है। दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा होता है बेटा पश्च स्वर। तीसरा पश्च स्वर होता है, ठीक है। अग्र स्वर में बेटा, अग्र स्वर में ई, बड़ी ई, री, ए और आई आते हैं। जबकि मध्य स्वर में बेटा छोटा आ, पश्च स्वर में बड़ा आ, ऊ, ओ और औ, ये आते हैं पश्च स्वर पर। अरे जब हम जीव बोलते हैं ना, तो जीव का आगे वाला भाग जो है ना, आगे वाला भाग काम करता, आगे वाला भाग टच होता है ई, री और ए आई, जबकि जीव का बीच वाला भाग जो है वो स्पर्श करता है बेटा आ में, और पश्च भाग जीव का पीछे वाला भाग जो है ना, बड़ा आ, ऊ और ओ औ में प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं पश्च स्वर। एक और चीज यहाँ आप नोट कर लेंगे बेटा, इसी में अगर हम बात करें बेटा आगत, ये आगत शब्द जो अंग्रेजी से आया है, ये जैसे हम कुछ भी आप लिखते हैं बेटा, कॉपी, टॉफी वगैरह, जैसे ही कॉपी लिखा, तो इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं बेटा। ये अगर हम इस आगत स्वर की बात करेंगे, तो इसका प्रयोग जो है, अगर इनमें वर्गीकरण करते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर, तो ये पश्च स्वर में आता है। इसे भी ध्यान रखना कि ये कहां प्रयोग किया जाएगा बेटा, पश्च स्वर में। आगत जो स्वर है अंग्रेजी से जो आया है, इसका प्रयोग हमेशा पश्च स्वर में होता है।
पश्च स्वर में कौन से होते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। और मध्य स्वर में बेटा यहाँ बात करेंगे हम छोटे आ की। और अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, री और ए और आई का प्रयोग करते हैं बेटा। तो ये जीवा के प्रयोग के आधार पर हो गया बेटा। इसके जीवा के प्रयोग के आधार पर बेटा तीन भेद होते हैं, एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। ठीक है, अब ये जीवा के प्रयोग के आधार पर हो गया बेटा। बात करते हैं बेटा होठों के आकार के आधार पर। होठों के आकार के आधार पर भेद होते हैं बेटा दो। कौन कौन से? पहला व्रतमुखी, व्रतमुखी स्वरवर्ण, और दूसरा आवृतमुखी। आवृतमुखी स्वरवर्ण। ठीक है, व्रतमुखी और आवृतमुखी स्वरवर्ण होते हैं और होठों के आकार के आधार पे। होठ जिसमें गोल हो जाए वो व्रतमुखी, और जिसमें गोल ना हो वो आवृतमुखी। ठीक है, तो यहां हम कौन कौन से प्रयोग करते हैं बेटा? व्रतमुखी में उ और ओ और औ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि यहां प्रयोग करते हैं बेटा आ, ई, ए और आई का। ठीक है ना, इनका प्रयोग यहां कर लेते हैं बेटा। जबकि अगर हम ये कहें बेटा नोट करके कि जो री है, ठीक है, री का प्रयोग बेटा अर्धव्रतमुखी है। री का प्रयोग किया जाता है अर्धव्रतमुखी स्वरवर्ण के रूप में री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्धवृत्ताकार है, अर्धव्रतमुखी है, ऐसा भी याद रखिए आप। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा होठों के आकार के आधार पर स्वरवर्ण के भेद होते हैं दो। बात करते हैं बेटा मुख खुलने के आधार पर। किसी में अगर हम मुंह को खोलें तो कितना मुंह जो है वो खोला जाता है, इस आधार पे बात करते हैं, वर्गीकृत करते हैं बेटा। ठीक है ना, तो देखिए यहां अगर हम बात करें बेटा तो इसके चार भेद होते हैं, चार तरह से बांट देते हैं हम। पहला समृद्ध, दूसरा विव्रत, तीसरा अर्ध समृद्ध, और चौथा होता है बेटा अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है, तो ये चार भेद होते हैं। अब बेटा समृद्ध की अगर बात करें तो समृद्ध में चार आते हैं, ई, ऊ और ये। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी और बड़ी, ये चार आते हैं समृद्ध वर्ड। समृद्ध का मतलब होता है बेटा मुंह कम खुलना, सबसे कम किसमें खुलता है? तो ई बोल रहे हैं, ई ऊ बहुत कम खुलता है, तो जिसमें मुंह बहुत कम खुले उसे हम समृद्ध में रखते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा खुलता है उसे विपरीत कहते हैं, और उसमें आता है बड़ा। ये हम बहुत ज्यादा खुलता है। ठीक है, इसके बाद अगर बेटा अर्ध समृद्ध की बात करें, यहां बहुत कम खुलता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो इसमें हम बेटा रखते हैं ए और ओ को। ठीक है, और अर्ध समृद्ध की बात करें यहां हम, सॉरी अर्ध विपरीत की बात करें बेटा, यहां हम आ को रखते हैं, इस आई को रखते हैं, और इस औ को रखते हैं। इन्हें हम रखते हैं बेटा अर्ध विपरीत में। कहां रखते हैं? अर्ध विपरीत में। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहां तक आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। इसे हम अर्ध विपरीत में रखते हैं। ठीक है, और एक जो अभी हम जैसे वहां हम जीव के प्रयोग के आधार पर बेटा आगस स्वर जो ओ होता है, जैसे हम कॉपी लिखते हैं, हॉस्पिटल लिखते हैं, है ना, टॉफी लिख रहे हैं, हॉकी लिख रहे हैं, इन सब में जो प्रयोग करते हैं वो पश्च स्वर के आधार पर होता है। लेकिन अगर मुंह खुलने के आधार पर बात करें तो इस आगस स्वर को बेटा अर्ध विपरीत स्वर में रखते हैं। यहां नोट करके लिख लेंगे का प्रयोग अर्ध विपरीत के रूप में होता है।
ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने स्वर के भेद की बात कर ली बेटा। स्वर वर्ण वे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं, टोटल 13 होते हैं। प्राकृतिक भाषा में 10 होते हैं, मात्राएं 10 होती हैं, ठीक है भाई। और हिंदी में शुद्ध रूप से भी 10 होते हैं, कुल 13 होते हैं। देवनागरी में 13 होते हैं। और इस तरह से आप वर्ण पढ़ें। वर्ण भेद की बात, हम स्वर वर्ण के भेद की बात कर ली, पहले मात्रा के आधार पर, फिर रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद जीवा के प्रयोग के आधार पर, उसके बाद हम लोग पढ़े बेटा होठों के आकार के आधार पर, उसके बाद हमने बात की है मुंह खुलने के आधार पर 4 भेदों की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद व्यंजन वर्ण की बात करेंगे बेटा तो अगले वीडियो में। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।